साउथ अफ्रीका का एक शहर जोहान्सबर्ग। दुनिया के नक्शे पर भले ही ये एक मामूली बिंदु हो, लेकिन यहाँ की सड़कों पर हर रोज इतिहास लिखा जाता है खून से। हर दिन यहाँ 300 से ज्यादा कत्ल होते हैं। यहाँ की हवा में बस बारूद की महक है और गलियां लुटेरों, नशे के सौदागरों और हथियारों से भरी पड़ी है। इतने बेखौफ जैसे यहाँ मौत बिकती हो। खुले बाजार में इन क्रिमिनल्स को रोकने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। आए दिन क्रिमिनल से मुठभेड़ में कई पुलिस वाले शहीद हो रहे थे, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया जब जोहान्सबर्ग की सरकार ने दुनिया की पहली रोबोटिक पुलिस फोर्स लॉन्च की। इंटेलिजेंट होने के साथ ही टाइटेनियम धातु के बने ये एआई रोबोट्स इतने ताकतवर थे कि गोलियों का इन पर कोई असर नहीं होता था। सीना चौड़ा कर ये बेधड़क क्रिमिनल्स के ठिकाने पर आक्रमण कर देते थे और बिना किसी सुनवाई के उन्हें सीधा मौत के घाट उतार देते थे। कुछ ही सालों में क्राइम ने इस शहर में घुटने टेक दिए, करप्शन काफी हद तक कम हो गया और इस तरह रोबोटिक पुलिस फोर्स ने लोगों के दिलों में एक अच्छी छवि बना ली। अब सुरक्षा का बस एक ही नाम था, रोबोटिक पुलिस फोर्स। जिस तेजी से शहर से क्राइम रेट नीचे गिरा था, उतनी ही तेजी से रोबोटिक पुलिस फोर्स को बनाने वाली कंपनी टेट्रावाल के नाम और शोहरत ने आसमान छू लिए थे। हालांकि शहर में कुछ लोग अब भी डरे हुए थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर कोई क्रिमिनल इन रोबोटिक पुलिस फोर्सेस को हैक कर ले तो क्या होगा। एक गलत हाथ में पड़ा रोबोट पूरे शहर को तबाह कर सकता था। लेकिन टेट्रावाल कंपनी की सीईओ मिशेल ब्रैडली ने लोगों की इस चिंता का समाधान निकाला। उन्होंने सबके सामने पेश किया बुलेट प्रूफ गार्ड की सिस्टम। गार्ड की एक छोटा सा यूएसबी जैसा दिखने वाला डिवाइस था, जो इन रोबोट्स के सॉफ्टवेयर और सिस्टम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। सिर्फ गार्ड की से ही रोबोट्स के प्रोग्राम को एक्सेस या अपडेट किया जा सकता था और ये गार्ड की पूरी तरह टेट्रावाल के लेबोरेटरी में टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी के साथ सुरक्षित रखी गई थी। इसलिए बिना गार्ड की के कोई भी हैकर ना तो रोबोट का कोड बदल सकता था, ना उसे अपने इशारों पर चला सकता था। इन ह्यूमन साइज रोबोटिक पुलिस को बनाने वाला था टेट्रावाल का सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट डियोन विल्सन, जिसने अपने काम से दुनिया में अपना नाम रोशन कर लिया था। हालांकि अब तक के एआई स्काउट्स महज प्रोग्राम्ड सोल्जर्स थे, जो इंसानों के लिखे हुए कमांड्स का अंधा पालन करते थे। वो सोच नहीं सकते थे, सवाल नहीं कर सकते थे। लेकिन डियोन का सपना कुछ और था। वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जिसका खुद का दिमाग हो, जिसमें खुद के सवाल, खुद के सपने और खुद के फियर और इमोशंस हों, यानी कि एक जिंदा एआई रोबोट। डियोन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा था। लेकिन टेट्रावाल कंपनी में ही एक ऐसा भी एम्प्लॉय था जो एआई के सख्त खिलाफ था। उसका नाम था विंसेंट मोर, जो टेट्रावाल कंपनी में लीड वेपन्स डिजाइनर था और एक एक्स मिलिट्री सोल्जर भी रह चुका था। विंसेंट का मानना था कि रोबोट्स को सोचना समझना नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ इंसानों के आदेश मानने के लिए बने हैं, सोचने के लिए नहीं। इसी सोच के चलते विंसेंट ने एक जायंट वॉर रोबोट बनाया था जिसका नाम था मूज। मूज में ना तो कोई अपनी सोच थी, ना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसे कंट्रोल करने के लिए विंसेंट ने एक एडवांस न्यूरल ट्रांसमीटर डिवाइस बनाया था। ये न्यूरल डिवाइस एक हेलमेट जैसा दिखता था, जिसे पहनते ही एक इंसान का दिमाग सीधे मूस से जुड़ जाता था। यानी इंसान जो सोचेगा, मूस वही करेगा। लेकिन अब तक पुलिस को मूस की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि शहर में पहले से मौजूद एआई ड्रिवन स्काउट रोबोट्स ही क्रिमिनल्स के होश उड़ाने के लिए काफी थे। अब हर देश चाहता था कि उसके पास भी ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स हो जो क्राइम को जड़ से खत्म कर सके। पर कानून की दीवार चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अपराध उसमें कोई ना कोई दरार ढूंढ ही लेता है। ऐसे ही अपराधियों का एक दल शहर की सड़कों पर ट्रैफिक को चीरता हुआ निकल रहा था। वो नशीली गोलियों की तस्करी करने वाला एक गिरोह था जो रोबोटिक पुलिस से बचकर भाग रहे थे। निंजा उनका लीडर था। पुलिस से पीछा छुड़ाकर वे हिप्पो नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर के अड्डे पे पहुंचे, जहां उन्हें माल की डिलीवरी देनी थी। लेकिन हिप्पो एक सनकी आदमी था। उसने जब देखा कि पुलिस से मुठभेड़ में उसका सारा माल खराब हो चुका है, तब उसने पहले तो निंजा के एक आदमी को गोली मार दी। उसके बाद निंजा के मुंह पर भी बंदूक घुसा दी। निंजा रहम की भीख मांगने लगा। तब हिप्पो ने उसे 7 दिन की मोहलत दी। 7 दिन में निंजा को 20 मिलियन रैंड यानी लगभग 10 करोड़ रुपए की भरपाई करनी थी। हालांकि निंजा के लिए यह नामुमकिन था, पर जान बचाने के लिए उसने हिप्पो की हाँ में हाँ मिला दी। तभी अचानक ही रोबोटिक पुलिस की एक यूनिट निंजा के पीछे वहां पहुंच गई और उन पर हमला कर दिया। हिप्पो की गैंग और रोबोटिक पुलिस के बीच जबरदस्त गोलीबारी होने लगी।
रोबोटिक पुलिस चुन चुनकर हिप्पो की गैंग का सफाया कर रही थी, लेकिन हिप्पो की गैंग की गोलियों का पुलिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक रोबोट हिप्पो को ढूंढता हुआ जब एक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो देखा कि सामने हिप्पो रॉकेट लॉन्चर लिए तैयार था। उसने सीधा उस रोबोट पर ही रॉकेट दाग दिया। उस रॉकेट के वार से रोबोट दूर जा गिरा और ऑफलाइन हो गया। इसी बीच निंजा मौके का फायदा उठाकर अपने साथियों के साथ भाग निकला और हिप्पो भी भागने में कामयाब हो गया। हालांकि ये सुरक्षा विभाग के लिए एक बड़ी जीत थी। रोबोटिक पुलिस ने ऐसे ही शहर में अपराधियों का जीना दुभर कर रखा था। इस कामयाबी से खुश होकर पुलिस विभाग ने टेट्रावाल कंपनी को 100 और नए एआई रोबोटिक पुलिस बनाने का ऑर्डर दे दिया था। इससे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बहुत खुश थे। वे डियोन को इस कामयाबी की बधाई दे रहे थे, लेकिन इस खुशनुमा माहौल के बीच किसी को एहसास नहीं था कि एक कोने में विंसेंट का दिल गुस्से और जलन से सुलग रहा था, क्योंकि उसके रोबोट मूज को लॉन्च होने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वजह थी मूज को बनाने में आने वाला खर्च, जो एआई स्काउट्स रोबोट से कहीं ज्यादा था। अब तो विंसेंट को मूज को अपग्रेड करने के लिए फंड मिलना भी कम हो गया था, जिससे विंसेंट के अंदर डियोन और उसके रोबोटिक पुलिस के लिए नफरत पनपती जा रही थी। इसी दौरान दूसरी ओर निंजा अपने साथियों के साथ पुलिस से जान बचाकर अपने अड्डे पर लौट आया। वे रोबोटिक पुलिस से तो बच निकले थे, लेकिन जब निंजा को पता चला कि हिप्पो भी जिंदा बच गया है तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। अब उसके पास सिर्फ 7 दिन थे। अगर उसने हिप्पो के पैसे नहीं चुकाए तो उसका मारा जाना तय था, लेकिन 20 मिलियन रैंड कोई छोटी रकम नहीं थी। तभी उसकी पार्टनर योलांडी ने एक खतरनाक सुझाव दिया। योजना थी बैंक में आने वाले पैसों से भरी गाड़ी को लूटना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें करीब 500 मिलियन रैंड मिल सकते थे, लेकिन निंजा की सबसे बड़ी चिंता थी रोबोटिक पुलिस, क्योंकि बैंक में आने वाले पैसे उन्हीं की निगरानी में लाए जाते थे। मगर योलांडी पहले से कुछ सोच चुकी थी। उसने बताया कि चाहे ये रोबोट्स कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार ये मशीनें हैं और हर मशीन को बंद किया जा सकता है अगर उनके पास उसका रिमोट हो। निंजा को योलांडी का ये आइडिया पसंद आया। बस अब जरूरत थी उस इंसान की जिसके पास इन रोबोट्स का कंट्रोल सिस्टम हो। उन्होंने उस रिमोट वाले इंसान की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही इंटरनेट पर उन्हें डियोन के बारे में पता चला, टेट्रावाल का वही इंजीनियर जिसने ये रोबोट्स बनाए थे। दूसरी ओर डियोन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल चुकी थी। हजारों नाकाम कोशिशों के बाद वो आखिरकार एक ऐसे हाई लेवल एआई को बनाने में कामयाब हुआ था जो इंसानों की तरह सोच सकता था, महसूस कर सकता था और अपने फैसले खुद ले सकता था। डियोन को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या कर चुका है। वो तुरंत उस एआई प्रोग्राम को एक हार्ड ड्राइव में लेकर कंपनी की लैब पहुंचा और सीईओ मिशेल को बताया, मैं दुनिया का पहला प्रॉपर फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुका हूँ। उसने बताया, ये एआई ना सिर्फ खुद सोच सकता है बल्कि संगीत और कला को भी महसूस कर सकता है, यहाँ तक कि शायरी भी लिख सकता है। डियोन ने यह भी समझाया कि इस प्रोग्राम के लिए नए रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है, इसे सीधे मौजूदा रोबोटिक पुलिस यूनिट्स में इंस्टॉल किया जा सकता है। पर यह सब सुनकर मिशेल हंस पड़ी। उसे डियोन के इस फुल एआई प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसकी कंपनी को रोबोटिक पुलिस से ही अच्छा मुनाफा हो रहा था। ऐसे में वो ऐसा रोबोट नहीं चाहती थी जिस पर किसी का भी कंट्रोल ना हो। उसने डियोन के इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। डियोन मायूस होकर अपने कैबिन में लौट आया, लेकिन वो अपने बनाए हुए एआई प्रोग्राम को यूं ही बेकार नहीं जाने देना चाहता था। उसे किसी भी हाल में इसे एक रोबोट में इंस्टॉल कर दुनिया को दिखाना था कि एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच और महसूस कर सकती है। उसी वक्त उसके जहन में एक चेहरा उभरा, वही रोबोट जिसे हिप्पो ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था। अब वो रोबोट बस कबाड़ बन चुका था और जल्द ही रिसाइकल के लिए भेजा जाने वाला था। डियोन ने एक फैसला लिया। वो चुपचाप लैब में दाखिल हुआ, उस रोबोट के बचे खुचे पुर्जे इकट्ठा किए, कुछ जरूरी स्पेयर पार्ट्स उठाए और सबसे अहम, वो गार्ड की भी चुरा ली जिससे रोबोट को रिप्रोग्राम किया जा सकता था। डियोन ने सारे पुर्जे, हार्ड ड्राइव और गार्ड की को अपनी वैन में भरा और चुपचाप अपने घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था, निंजा और उसके साथी पहले से उस पर नजर रखे बैठे थे, छिपे हुए शिकारी की तरह। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने डियोन की वैन को बीच रास्ते में रोक लिया और उसे जबरन किडनैप कर अपने अड्डे पे ले आए। निंजा ने डियोन को पीटना शुरू किया, उससे जबरदस्ती जानने की कोशिश की कि रोबोटिक पुलिस को बंद कैसे किया जा सकता है। डियोन ने बताया, उन्हें हमेशा ऑन रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है, उन्हें ऑफ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर निंजा और भड़क गया। उसने डियोन को और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसका साथी अमेरिका बीच में आया
और उसे रोकते हुए बाहर ले गया। बाहर वैन में पड़े उस निष्क्रिय रोबोट को देखकर योलांडी को एक आइडिया आया, क्यों ना इस रोबोट को ही रिप्रोग्राम करवा लिया जाए ताकि वो हमारी बात माने, हमारे लिए काम करे। निंजा ने भी योलांडी के इस आइडिया की दाद दी, क्योंकि अगर वो रोबोट उनका आदेश मानता तो वे शहर के नंबर 1 गैंगस्टर बन जाते। निंजा और योलांडी दोबारा डियोन के पास आए। निंजा ने आंखों में गुस्सा और आवाज में धमकी भरते हुए कहा, तू उस रोबोट को रिप्रोग्राम करेगा जो तेरी वैन में है, अब से वो हमारे लिए काम करेगा। डियोन बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, अभी वो रोबोट किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे पास एक एआई प्रोग्राम है। अगर वो काम कर गया तो तुम उसे जैसा चाहो वैसा ट्रेन कर सकते हो। ये प्रोग्राम उसे इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता देगा। शुरुआत में वो एक बच्चे जैसा होगा, मासूम लेकिन दिमाग से तेज, और उसकी सीखने की रफ्तार किसी भी जीव से कहीं ज्यादा तेज होगी। बस उसे कोई चाहिए होगा जो उसे सही गलत सिखा सके, और वो मैं उसे सिखाऊंगा। हालांकि निंजा को डियोन की सारी बातें एक ढोंग लग रही थी। उसने गुस्से में बंदूक उठाई और उसे मारने की तैयारी करने लगा। डियोन डर से कांपते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाया, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम किसी रोबोट को ना कभी बंद कर सकते हो और ना ही उस पर सीधा कंट्रोल पा सकते हो। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वही एकमात्र रास्ता है किसी रोबोट को अपने काबू में लाने का। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं मरना नहीं चाहता। निंजा कुछ पल के लिए रुका, फिर डियोन को एक मौका देने के लिए तैयार हो गया। डियोन तुरंत रोबोट को असेंबल करने लगा। इस दौरान उसने बताया, इस रोबोट का हर पार्ट प्लग एंड प्ले है, यानी कोई भी स्पेयर पार्ट इसमें सीधे लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है बिना किसी वायरिंग के। ये सुनकर योलांडी के मन में सवाल उठा। उसने पूछा, अगर इसे रिपेयर किया जा सकता था तो तुम लोग इसे नष्ट क्यों कर रहे थे? डियोन ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, वजह है इसकी बैटरी। रॉकेट लॉन्चर के अटैक में इसकी बैटरी बॉडी से चिपक गई है। अब ना उसे बदला जा सकता है ना चार्ज किया जा सकता है, और अभी इसमें जितनी बैटरी बची है ये रोबोट सिर्फ 5 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। ये सुनकर निंजा का गुस्सा भड़क उठा। उसकी उम्मीदों पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया हो। इसी के साथ डियोन ने रोबोट के सिर पर गार्ड की इंसर्ट किया और अपना प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करके रोबोट को ऑन कर दिया। रोबोट में जैसे एक आत्मा सी आ गई। एक बच्चे की तरह वो अनजान लोगों को पास देखकर डरने लगा और भागकर एक कोने में दुबक गया। अपने बनाए हुए एआई को काम करते देख डियोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आंखों में चमक और दिल में गर्व लिए उसे देख रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर निंजा उस एआई को देखकर चिढ़ने लगा। उसे वो मशीन एक बेवकूफ बच्चा लग रहा था। तभी योलांडी ने निंजा को शांत किया और उसे बाहर भेज दिया। फिर वो उस रोबोट को पुकारती हुई धीरे से उसके पास आई, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने डरे हुए बच्चे को पुकारती है। पर वो एआई अभी बिल्कुल नया था। हर छोटी छोटी चीज से घबरा रहा था। हर आवाज, हर हलचल उसे डरा रही थी। तब डियोन ने उसे एक छोटा खिलौना लाकर दिया और जैसे ही उस रोबोट ने वो खिलौना पकड़ा, वो किसी इंसानी बच्चे की तरह खेलने लगा। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। डियोन ने उसे अपना नाम बताया। योलांडी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हूँ योलांडी। फिर उसने उसे प्यार से नाम दिया, चैपी। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ मशीन का नहीं, एक बच्चे का था। लेकिन तभी निंजा के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में भड़क उठा और डियोन को धक्के मारते हुए बाहर निकालने लगा। डियोन ने खुद को संभालते हुए निंजा को समझाने की कोशिश की, अगर तुम्हें चैपी को सही बनाना है तो उसे हर एक दिन ट्रेनिंग देनी होगी, इंसानों के तौर तरीके सिखाने होंगे, तभी वो एक परफेक्ट इंटेलिजेंट एआई बन पाएगा। लेकिन निंजा ने उसे पल भी रुकने नहीं दिया और उसे धमकी दी कि अगर वो दोबारा यहाँ दिखा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। डियोन डर के मारे वहां से भाग निकला। उसे चैपी से गार्ड की निकालने का भी मौका नहीं मिला। जाते जाते उसने चैपी से वादा किया कि वो उसे लेने वापस जरूर आएगा। फिर अगली सुबह चैपी अपनी नन्ही आंखों में दुनिया के लिए जिज्ञासा की चमक लिए बाहर आया। उस वक्त निंजा और योलांडी गहरी नींद में थे। चैपी के लिए ये घर, ये लोग, ये दीवारें, ये बिखरी चीजें, सब कुछ एक नई रहस्यमयी दुनिया की तरह थी, जिसे वो अपने नन्हे दिमाग से समझने, महसूस करने और अपनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक निंजा उसके पास आया और जबरदस्ती उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा। चैपी की बैटरी में अब सिर्फ 4 दिन की जान बची थी। इससे पहले निंजा उसे अपने काम के लायक बनाना चाहता था ताकि वो चोरी में उनका साथ दे सके। लेकिन मासूम चैपी सिर्फ गोली की आवाज से ही कांपने लगा। उसकी आंखों में डर था और समझ न पाने की बेचैनी। तभी योलांडी वहां पहुंची। उसने निंजा को रोका और समझाया, चैपी अभी बच्चा है, जब तक उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता हमें उसके साथ प्यार से पेश आना होगा। निंजा चुप रहा।
कुछ पल के लिए योलांडी की बातों को सुना, फिर गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। इसी दौरान दूसरी ओर विंसेंट के वॉर रोबोट की फंडिंग रुक जाने से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हर जगह बस डियोन के ही रोबोटिक पुलिस की तारीफ होती थी, जो विंसेंट से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। विंसेंट ने डियोन के रोबोटिक पुलिस को बर्बाद करने का ठान लिया, लेकिन इसके लिए उसे गार्ड की जरूरत थी। पर वो जब गार्ड की लेने पहुंचा तो गार्ड की अपनी जगह से गायब देख वो परेशान हो उठा। इसी बीच डियोन टूटी फूटी हालत में ऑफिस पहुंचा। विंसेंट ने उसे देखते ही उसके अंदर के डर और बेचैनी को पहचान लिया। उसे शक हुआ कि जरूर डियोन ने ही गार्ड की चुराई है और वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। कुछ समय बाद डियोन अपनी वैन लेकर निकल गया। विंसेंट उसका पीछा करने लगा। डियोन एक बार फिर चैपी से मिलने निंजा के अड्डे पर जा पहुंचा। उस वक्त तक योलांडी और उसके साथी अमेरिका ने चैपी को अपने तौर तरीकों में ढाल दिया था। चैपी अब एक गैंगस्टर की तरह बात करता था और योलांडी को अपनी माँ समझता था। चैपी को लगता था कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है। डियोन चैपी के इस नए रूप को देखकर हैरान रह गया। उसने चैपी को बताया कि वो ही चैपी का क्रिएटर है। डियोन ने चैपी को गैंगस्टर के तौर तरीकों और क्राइम से दूर रहने की सख्त हिदायत दी और उसे एक अच्छी स्टोरी बुक थमा दी, जिससे वो अच्छी बातें सीख सके और भविष्य में कोई बड़ा और नेक काम कर सके। इसके बाद डियोन चैपी को पेंटिंग करना सिखाने लगा। इस दौरान विंसेंट ने चैपी को देखा। विंसेंट के भी होश उड़ गए। वो समझ गया कि गार्ड की चैपी के ही अंदर फिट है। उसे किसी भी हाल में गार्ड की हासिल करना था। उस वक्त वो निंजा के अड्डे से निकल गया। इसी बीच निंजा वापस लौटा। चैपी को पेंटिंग सिखाते देख वो डियोन पर बुरी तरह भड़क उठा और उस पर गोली चला दी, लेकिन योलांडी ने डियोन को बचा लिया और वहां से भगा दिया। योलांडी भी अब चैपी को अपने बेटे की तरह मानती थी। वो समझ चुकी थी कि चैपी में बहुत सी क्षमताएं हैं, उसे सिर्फ क्राइम के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। पर निंजा के भेजे में ये बात नहीं घुस रही थी, क्योंकि उसे हिप्पो से अपनी, योलांडी और अमेरिका की जान बचानी थी। इसी दौरान निंजा को खबर मिली कि ठीक 2 दिन बाद पैसों से भरा एक ट्रक बैंक जाने वाला है। अब उसके पास वक्त बहुत कम था। किसी भी हालत में उसे चैपी को लूट के लिए तैयार करना था। उसने चैपी को कठोर बनाने के लिए उसे कुछ नशे में धुत लड़कों के बीच ले जाकर छोड़ दिया। चैपी का दिमाग अभी बच्चा था। वो घबरा गया। वो लड़के उसे रोबोटिक पुलिस समझ बैठे और उस पर टूट पड़े। उन्होंने चैपी को बेरहमी से पीटा और फिर उस पर एक मोलोटोव फेंक दी, जिससे वो जलने लगा। मासूम चैपी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। वो कांपते हुए अध जली हालत में रेलवे ट्रैक्स की ओर चला गया, जहां सिर्फ अकेलापन था और जलती हुई धातु की बू। इसी दौरान दूसरी ओर विंसेंट भी चैपी से गार्ड की हासिल करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। चैपी के अंदर लगे ट्रैकर से उसने चैपी को ढूंढ निकाला और अपने साथियों के साथ मिलकर चैपी पर हमला कर दिया। विंसेंट और उसके साथी चैपी से गार्ड की निकालने की कोशिश करने लगे। चैपी ने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने चैपी का हाथ काट दिया और गार्ड की हासिल करके चैपी को पूरी तरह तोड़ने लगे, लेकिन चैपी किसी तरह उनसे बचकर भाग निकला। चैपी टूटी फूटी हालत में वापस निंजा के अड्डे पे आ गया। योलांडी ने जब उसकी हालत देखी तो वो बेचैन हो उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर की दुनिया में चैपी के साथ इतना बुरा हो सकता है। उसने अपने साथी अमेरिका के साथ मिलकर चैपी को संभाला और उसे एक नया हाथ लगा दिया। चैपी को अब समझ आ चुका था कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे भी मजबूत बनना होगा, बहुत तेज और बहुत समझदार, क्योंकि ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं बनी। निंजा ने चैपी की मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। वो अब उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा, लेकिन चैपी जानता था बंदूक एक खतरनाक हथियार है और किसी इंसान को चोट पहुंचाना एक अपराध। डियोन ने उसे इसी सोच के साथ प्रोग्राम किया था कि वो हमेशा अपराध के खिलाफ खड़ा रहे, लेकिन निंजा और अमेरिका चालाक थे। उन्होंने उसकी मासूमियत को एक खेल बना दिया। उन्होंने उसे चाकू और धारदार हथियार पकड़ा दिए और झूठ सिखाया, जब इनसे वार करते हैं तो लोग मरते नहीं, बस सो जाते हैं। चैपी जो अभी बच्चा था उनकी बातों में आ गया। धीरे धीरे निंजा और अमेरिका ने उसे ट्रेनिंग दी और एक मासूम रोबोट को एक खतरनाक गैंगस्टर में बदल दिया। निंजा और अमेरिका ने चैपी को सबसे पहले कार हाईजैक करना सिखाया, फिर छोटी मोटी चोरियां करवाई। उन्होंने चैपी को यकीन दिलाया कि वो कोई अपराध नहीं कर रहा, बल्कि बुरे इंसानों से निंजा का चुराया हुआ सामान वापस ला रहा है। चैपी को लगने लगा कि इन कामों से उसकी गैंगस्टर्स के बीच इज्जत बढ़ेगी। वो इस भ्रम में था कि निंजा उस पर कोई बड़ा एहसान कर रहा है। धीरे धीरे वो निंजा को सिर्फ एक दोस्त या ट्रेनर नहीं, बल्कि अपने पिता जैसा मानने लगा। एक ऐसा पिता जो उसे दुनिया से लड़ना सिखा रहा था।
हालांकि चैपी को इतनी समझ तो थी कि बैंक में ले जा रहे पैसों की चोरी करना एक क्राइम है। चैपी किसी भी कीमत पर उस क्राइम को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं था। इस बात ने निंजा की परेशानी बढ़ा दी थी। कुछ समय बाद निंजा और अमेरिका चैपी को लेकर एक गैंगस्टर के अड्डे पे पहुंचे। वो चैपी द्वारा चुराई हुई गाड़ियों के बदले गन खरीदने आए थे। उसी अड्डे पे चैपी ने एक मरे हुए कुत्ते को देखा। चैपी को तो मौत का मतलब भी नहीं पता था। तब निंजा वहां आया और चैपी से कहा कि चैपी भी कुछ दिनों में इस कुत्ते की तरह मरने वाला है, क्योंकि डियोन ने उसे ऐसी बॉडी में फिट किया है जिसकी बैटरी अगले कुछ दिनों में पूरी तरह डेड हो जाएगी। ये सुनकर चैपी दहशत में आ गया। वो मरना नहीं चाहता था। तब निंजा ने चैपी की इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए उससे कहा कि अगर वो पैसों की चोरी में उनका साथ दे तो उनके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि वे चैपी के लिए एक नई बॉडी खरीद सकते हैं और चैपी उस बॉडी में हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। निंजा की ये बात सुनकर चैपी ने अपने उसूलों से किनारा कर लिया और चोरी में उनका साथ देने के लिए राजी हो गया। इसी दौरान डियोन एक बार फिर चैपी से मिलने आया। वो एक बंदूक भी साथ लाया था ताकि चैपी को निंजा से छुड़ा ले जाए। डियोन ने चैपी को खिलौने का लालच देकर अपने साथ चलने को कहा, लेकिन अब चैपी पहले की तरह बच्चा नहीं था। उसने निंजा और योलांडी को ही अपना परिवार मान लिया था और गुनाहों के रास्ते निकल पड़ा था। डियोन चैपी को अच्छाई बुराई में फर्क समझाने लगा। इसी दौरान विंसेंट गार्ड की लेकर चुपके से टेट्रावाल की लैब में घुस आया। अब जब वो की उसके हाथ में थी तो उसके सामने एक ही मकसद था, डियोन के बनाए सभी रोबोट्स को तबाह करना। वो चाहता था कि शहर की पुलिस व्यवस्था ढह जाए ताकि सरकार को उसके हथियारबंद मॉन्स्टर रोबोट मूज की जरूरत पड़े। विंसेंट ने गार्ड की मदद से सारे रोबोटिक पुलिस यूनिट्स के प्रोग्राम में गड़बड़ी डाल दी और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों एआई रोबोट्स एक एक करके खुद ब खुद बंद होने लगे। और ठीक उसी वक्त जब चैपी डियोन से बात कर रहा था, वो भी अचानक झटका खाकर एकदम निष्क्रिय हो गया। डियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, चैपी अचानक कैसे बंद हो गया। पल भर की देरी किए बिना वो बंदूक की नोक पर चैपी को निंजा से छुड़ाकर अपने साथ ले गया। उधर दूसरी ओर शहर में हालात बिगड़ने लगे थे। रोबोटिक पुलिस के सभी यूनिट्स के बंद होते ही अपराधी एक बार फिर बेखौफ हो चुके थे। सड़कों पर दंगे, लूटपाट और हिंसा की आग भड़क चुकी थी। विंसेंट ये देखकर खुश था। उसे पूरा यकीन था कि अब पुलिस अधिकारियों का एआई रोबोट से भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। वो टेट्रावाल की लैब में बैठकर सभी रोबोटिक पुलिस यूनिट्स के प्रोग्राम को हमेशा के लिए इरेज करने लगा ताकि उन्हें दोबारा कभी चालू न किया जा सके। इसी दौरान डियोन भी चैपी को लेकर लेबोरेटरी आ गया। डियोन को देख विंसेंट छुप गया। खुशकिस्मती से चैपी का प्रोग्राम इरेज होने से पहले डियोन ने सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया और चैपी को दोबारा ऑन कर दिया। डियोन चैपी को लेकर एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़ रहा था। तभी चैपी की नजर वहां रखे एक अजीब से हेलमेट पर पड़ी। उसने डियोन से पूछा, ये क्या है? डियोन ने जवाब दिया, ये एक न्यूरोट्रांसमिशन डिवाइस है। अगर कोई इंसान इसे पहने तो उसका दिमाग सीधे किसी रोबोट से जुड़ सकता है। वो इंसान फिर उस रोबोट को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। चैपी चुप हो गया क्योंकि उसे पता था उसकी बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ पल बाद उसने सवाल किया, तो क्या इस डिवाइस की मदद से मैं अपना दिमाग किसी और बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकता? डियोन रुका और गंभीरता से बोला, चैपी, तुम कोई साधारण रोबोट नहीं हो, तुम एक जिंदा चेतना हो। तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, वो चीज जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। हम अभी तक ये नहीं जानते कि चेतना क्या है, तो उसे ट्रांसफर कैसे करेंगे? चैपी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि जिद थी। उसने कहा, मैं इंसानों से ज्यादा तेज हूँ। मैं खुद पता लगाऊंगा कि अपनी आत्मा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। उसे याद आया, निंजा ने एक वादा किया था, अगर चैपी उसके लिए चोरी करेगा तो वो उसे एक नई बॉडी लाकर देगा। चैपी वो न्यूरोट्रांसमीटर डिवाइस उठाकर भाग गया और वापस निंजा के अड्डे पे जा पहुंचा। निंजा के अड्डे पर चैपी ने न्यूरो हेलमेट को सिस्टम से जोड़ा और उसे समझने की कोशिश में जुट गया। उसने इंटरनेट की मदद से हर वो ज्ञान हासिल करना शुरू किया जो इंसानों ने अब तक सदियों में इकट्ठा किया था। इसी दौरान योलांडी वहां आई। उसने पूछा, चैपी, ये डिवाइस क्या है? चैपी ने शांत लहजे में जवाब दिया, ये न्यूरो हेलमेट है। ये इंसान की चेतना को पढ़ सकता है और चेतना एक एनर्जी है जिसे समझा जाए तो शायद ट्रांसफर भी किया जा सकता है। चैपी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर योलांडी को हेलमेट पहनाया और उसकी कॉन्शियसनेस को कॉपी करने की कोशिश की। घंटों की मेहनत और कोडिंग के बाद चैपी आखिरकार कॉन्शियसनेस को समझने में सफल हो गया। अब बस उसे एक नई बॉडी चाहिए थी जिसमें वो खुद को ट्रांसफर कर सके।
फिर बिना देरी किए वो निंजा योलांडी और अमेरिका के साथ पैसों से भरी बैंक की गाड़ी लूटने निकल पड़ा। अब जब सारी रोबोटिक पुलिस निष्क्रिय हो चुकी थी तो चैपी के लिए पैसे लूटना बच्चों का खेल बन गया। उसने गाड़ी में मौजूद पुलिस को घायल कर दिया और पैसे लूटकर निंजा और बाकी साथियों के साथ भाग निकला। हालांकि ये लूट सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी, जिसे डियोन और टेट्रावाल में काम करने वाले सारे लोगों ने देखा। विंसेंट के लिए ये एक सुनहरा अवसर था। उसने कंपनी की सीईओ मिशेल के आगे चैपी को एक मॉन्स्टर साबित करके अपने रोबोट मूज को लॉन्च करने की इजाजत मांग ली और चैपी को डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूरल हेलमेट पहनकर अपने वॉर रोबोट मूज से जुड़ गया। चैपी की लोकेशन ट्रेस करके उसने मूज को लॉन्च कर दिया। डियोन समझ गया कि चैपी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। वो फौरन चैपी को ढूंढने निकल गया। इसी दौरान उधर निंजा और उसके साथी बड़ी लूट की कामयाबी की खुशियां मना रहे थे। वहीं चैपी भी खुश था कि उन पैसों से उसे अब नई बॉडी मिल जाएगी। उसने निंजा से पूछा कि उसे नई बॉडी कहां से मिलेगी, पर निंजा ने उसे ये कहकर झटका दिया कि उसने चैपी से झूठ कहा था। चैपी को नई बॉडी मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर चैपी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो निंजा को मारने पर आतुर हो गया, लेकिन उसी वक्त डियोन वहां पहुंचा। उसने समझा बुझाकर चैपी को रोक दिया। उसने चैपी से कहा कि इस वक्त निंजा समस्या नहीं है, बल्कि समस्या है मूस, जो चैपी, निंजा और उसके साथियों को मारने आ रहा है। डियोन ने चैपी को एक प्लाज्मा गन थमा दी ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, पर तभी अचानक ही हिप्पो अपने गैंग के साथ निंजा के अड्डे में आ धमका। दरअसल हिप्पो ने भी न्यूज चैनल में चैपी को निंजा की टीम के साथ लूटमार करते हुए देखा था। तब से उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, बल्कि अब उसे सिर्फ चैपी अपनी गैंग में चाहिए था। लेकिन निंजा किसी भी हाल में चैपी को हिप्पो के हवाले नहीं करने वाला था। उसने हिप्पो और उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोनों गुटों में जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। इस दौरान चैपी उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपना हथियार तैयार कर रहा था। तभी मौत बनकर मूज वहां आ धमका। उसे देख निंजा और हिप्पो दोनों की ही जान हलक में आ गई। मूज पूरी तरह से विंसेंट के कंट्रोल में था। उसने आते ही निंजा के साथी अमेरिका को धर दबोचा और उसे खींचकर बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देख सारी गैंग का कलेजा तक कांप उठा। निंजा और हिप्पो दोनों ने मूस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन मूस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। मूस उन सभी पर कहर बरपा रहा था। विंसेंट मूस पे लगे कैमरे से ये सारी तबाही देखकर मजे ले रहा था। तभी विंसेंट की नजर डियोन पर पड़ी। वो डियोन को खत्म करने मूस को उसकी तरफ भेजने लगा। डियोन का बचना अब नामुमकिन था, पर तभी चैपी छलांग लगाकर वहां आया और मूस के सीने पे बॉम्ब लगाकर एक चाकू घुसा दिया। इसके बाद वो प्लाज्मा गन से मूस की ईंट से ईंट बजाने लगा और फिर मूस का अंत करने के लिए बॉम्ब का रिमोट निकाल लिया। लेकिन बटन दबाने से पहले ही मूस ने चैपी पे गोलियां दाग दी, जिससे चैपी दूर जा गिरा। पर चैपी दोबारा उठा। अब वो सबसे पहले योलांडी को सुरक्षित जगह पर ले आया। वहीं दूसरी ओर डियोन अपने साथियों के साथ भागने के लिए वैन तैयार कर रहा था, पर तभी हिप्पो वहां पहुंच गया। उसने डियोन से वैन छीनने के लिए उसे वैन से निकाल बाहर फेंका और उसे गोली मार दी। डियोन घायल होकर गिर पड़ा। ये देख निंजा गुस्से में आया और हिप्पो को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। चैपी और निंजा डियोन को वैन में डालकर वहां से भागने लगे, लेकिन मूज से बचकर भागना उनके लिए नामुमकिन था। तब निंजा ने चैपी से योलांडी और डियोन को लेकर भागने को कहा और खुद बंदूक लेकर मूज से भिड़ गया। अपने साथियों को बचाने के लिए निंजा खुद को कुर्बान करने वाला था, लेकिन योलांडी से ये देखा नहीं गया। वो निंजा को बचाने वैन से उतरकर भागने लगी, पर तभी मूज ने उस पर गोली चला दी, जिससे योलांडी की मौके पर ही मौत हो गई। योलांडी को मां का दर्जा दे चुके चैपी की गुस्से की आग भड़क उठी। उसने बॉम्ब का रिमोट उठाया और मूज पर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिससे आखिरकार मूज तबाह हो गया। फिर चैपी ने गुस्से में डियोन से पूछा कि मूज को कंट्रोल करने वाला कौन था। इस पर डियोन ने बताया कि ये सब विंसेंट का किया धरा है। इतना सुनते ही चैपी वैन में घायल डियोन को लेकर टेट्रावाल के लैब में आ पहुंचा। लैब में विंसेंट पहले से ही बंदूक लिए तैयार था। उसने आते ही डियोन पर गोली दागनी शुरू कर दी, लेकिन चैपी ने डियोन को बचा लिया और मार मार कर विंसेंट को अधमरा कर दिया। लेकिन एक रोबोट होते हुए भी चैपी के दिल में दया की भावना थी। उसने विंसेंट को जान से नहीं मारा, बल्कि उसे माफ करके वहां से डियोन के पास चला आया। चैपी के पास अब वक्त बहुत कम था। उसकी बैटरी कभी भी खत्म हो सकती थी, लेकिन मरने से पहले वो एक काम जरूर करना चाहता था, डियोन को बचाना। अब चैपी पूरी तरह कॉन्शियसनेस को समझ चुका था। वो सीधे लैब में गया। वहां मौजूद एक खाली रोबोट बॉडी को सिस्टम से जोड़ा
और डियोन के सिर पर न्यूरोट्रांसमीटर हेलमेट पहना दिया। चंद सेकंड में चैपी ने न्यूरो डिवाइस की मदद से डियोन की कॉन्शियसनेस उस रोबोट में ट्रांसफर कर दी। एक झटका और डियोन का इंसानी शरीर ढह गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसका वजूद अब एक नए शरीर में जिंदा था। डियोन की आंखें खुली, लेकिन वो अब इंसान नहीं, एक रोबोट में सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी और आंखों में जिंदगी। लेकिन उधर चैपी की बैटरी अब आखिरी पलों पर थी। उसका सिस्टम धीमा पड़ रहा था और दूसरी तरफ पुलिस लैब के बाहर पहुंच चुकी थी। दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई थी। डियोन, जो अब खुद एक रोबोट बन चुका था, चैपी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि उस लैब में सिर्फ एक ही रोबोटिक बॉडी थी जिसमें डियोन की कॉन्शियसनेस पहले ही ट्रांसफर हो चुकी थी। चैपी के लिए कोई शरीर नहीं बचा था। तभी अचानक डियोन को याद आया, बाहर पूरे शहर में बंद पड़े रोबोटिक पुलिस यूनिट्स अब भी बिखरे पड़े थे। उनमें से कोई एक बॉडी अभी भी काम की हो सकती है। डियोन और चैपी ने एक निष्क्रिय लेकिन सही सलामत रोबोटिक पुलिस बॉडी ढूंढ निकाली, जो बाहर उनसे कुछ ही दूरी पर पड़ी थी। गार्ड की मदद से डियोन ने चैपी को सिस्टम से जोड़ा और उसी न्यूरो ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल कर चैपी की कॉन्शियसनेस को उस दूर पड़ी बॉडी में रिमोटली ट्रांसफर कर दिया। चैपी भी एक झटके से निष्क्रिय हो गया। इतने में ही पुलिस लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। ये देख डियोन फौरन वहां से भाग निकला। डियोन को लैब से बाहर निकलते ही एक रोबोटिक पुलिस जागता हुआ नजर आया। वो चैपी ही था, जिसे अब एक फुली फंक्शनड बॉडी मिल चुकी थी। चैपी डियोन को लेकर वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद से ही पुलिस ने शहर से रोबोट्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया। नतीजन चैपी और डियोन को हमेशा के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसमें निंजा ने उनकी मदद की। चैपी अपनी और डियोन की जिंदगी बचाने में कामयाब हो चुका था, पर उसे अपनी मां योलांडी की मौत का दुख हो रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर निंजा मायूस होकर योलांडी के सामानों को जला रहा था। तभी उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। वो चीज कुछ और नहीं, एक फ्लैश ड्राइव था, जिसमें चैपी ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान योलांडी का कॉन्शियसनेस कॉपी कर रखा था। चैपी और डियोन जब निंजा से मिले तो उसने योलांडी का कॉन्शियसनेस चैपी को सौंप दिया, जिसके बाद चैपी ने टेट्रावाल की फैक्ट्री के कंप्यूटर्स को हैक करके फैक्ट्री में एक नया रोबोट बनाया और उसमें योलांडी का कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर उसे दोबारा जीवित कर दिया। चैपी भले ही एक मशीन था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि अगर किसी मशीन को भी इंसानों का प्यार, समझ और सही दिशा मिले तो वो भी इंसानों से ज्यादा इंसान बन सकता है। इस तरह चैपी की ये कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन उसकी इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।